ये कहानी है प्रिया और उसकी माँ सुशीला की। प्रिया की शादी को 2 साल हो चुके थे और वो हमेशा खुश और संतुष्ट लगती थी। लेकिन एक माँ का दिल हमेशा अपनी बेटी के लिए एक अलग ही भाषा बोलता है। सुशीला को एक अंदरूनी आहट सी महसूस होती थी। एक मौका मिलने पर उन्होंने बेटी के ससुराल में एक रात बिताने का फैसला किया, और वो रात उनके लिए एक ऐसा सच लेकर आई जिसने न सिर्फ उनकी आत्मा को कंपकपा दिया, बल्कि उन्हें सही दिखने और सही होने के बीच के फर्क का एहसास करा दिया। ये कहानी दिखावे की दुनिया के पीछे छिपे दर्द, एक माँ की चिंता और उस बेधने वाली नज़र के बारे में है जो सच्चाई को उजागर कर देती है। सुशीला ने अपनी चाय की प्याली को दोनों हाथों से थामा। उसकी गर्माहट से मिलने वाला सुकून उन्हें इस ठंडी सुबह में बहुत जरूरी लग रहा था। उनकी नज़रें बगीचे में खड़ी प्रिया पर टिकी थीं, जो अपने पति राहुल के साथ हंस मजाक करते हुए फूलों की कटाई छटाई कर रही थी। सूरज की किरणें प्रिया के चेहरे पर पड़ रही थीं और वो चमक रही थी। बाहरी तौर पर देखने में सब कुछ एकदम सही लग रहा था। सुंदर बंगला, अच्छी कार, प्यार करने वाला पति। माँ, क्या सोच रही हो? प्रिया ने अंदर आकर अपने हाथ धोते हुए पूछा। उसकी आवाज में वही पुरानी मस्ती थी। कुछ नहीं बेटा, बस तुझे देख रही थी। तू बहुत खुश लग रही है, सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, पर उनकी आंखों में एक सवाल था। तो मैं हमेशा खुश रहती हूं ना? प्रिया ने कहा और फटाफट रसोई की तरफ भागी। अरे, राहुल की नाश्ते की प्लेट लगानी भूल गई। ये हमेशा खुश रहती हूं वाली बात ही सुशीला को कचोटती थी। क्या कोई इंसान हमेशा खुश रह सकता है, शादी के 2 साल बाद भी? उन्हें याद आया कि जब प्रिया घर पर थी तो वो मिजाजी भी होती थी, कभी रोती भी थी, छोटी छोटी बातों पर नाराज भी हो जाती थी। लेकिन इन 2 सालों में फोन पर भी या जब भी मिली थी, प्रिया हमेशा एक जैसी ही रही थी, बिल्कुल परफेक्ट। और परफेक्शन में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर छिपी होती है। राहुल बाहर से एकदम सभ्य और अच्छे इंसान लगते थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छे घराने से, प्रिया का ख्याल रखते थे। लेकिन सुशीला ने कई बार एक झलक देखी। जब प्रिया उसका फोन उठाने के लिए दौड़ती, जब वो राहुल की बात को इंटरप्ट करने से पहले 2 बार सोचती, जब उसकी हंसी में एक हल्का सा खिंचाव सा महसूस होता। शायद ये सब उनका अपना ही भ्रम था। शायद एक माँ होने के नाते वो जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो गई थीं। उसी शाम जब सुशीला वापस लौटने की तैयारी कर रही थीं, तभी राहुल के पापा ने कहा, सुशीला जी, अब शाम हो गई है, अकेले इतनी दूर कैसे जाएंगी? कल सुबह चले जाना। प्रिया की सास सुमन देवी ने भी आग्रह किया। हाँ, रुक जाइए, प्रिया को भी तो आपके साथ कुछ वक्त बिताना है। प्रिया ने भी माँ का हाथ थामकर कहा, सच कहूं माँ, तुम्हारे जाने के बाद घर फिर से सूना सूना लगेगा, प्लीज रुक जाओ ना। सुशीला ने हाँ कर दी। शायद यही मौका था उस शक को दूर करने का जो उनके मन में कई महीनों से घर किए बैठा था। शायद एक रात में ही सब कुछ साफ हो जाए। रात के खाने की मेज सजी हुई थी। खाना बेहतरीन था। प्रिया और राहुल सबको परोस रहे थे। बातचीत का दौर चल रहा था। प्रिया ने ये कोफ्ते बनाए हैं सुशीला जी, सुमन देवी ने कहा। उसके हाथ का खाना तो जैसे स्वाद ही कुछ और है। हाँ, उसने तो मेरे से भी अच्छा खाना बनाना सीख लिया है, सुशीला ने गर्व से कहा। तभी राहुल ने हल्के से लेकिन एक ठंडे अंदाज में कहा, अरे माँ, अब इतनी तारीफ मत करो, वरना घमंड हो जाएगा इसे। वैसे भी कल जो दाल बनाई थी उसमें नमक कम था। परफेक्शन तो अभी बहुत दूर की बात है। मेज पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। प्रिया का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी नजरें अपनी प्लेट पर गड़ गईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुशीला ने हल्का सा जवाब देने की कोशिश की, अरे हो जाता है कभी कभार, मैं भी तो कभी कभी नमक मिर्च भूल जाती हूं। राहुल ने सुशीला की तरफ मुस्कुराकर देखा। आपकी बात अलग है मां, आप तो हमारे गेस्ट हो। फिर वो प्रिया की तरफ देखे बिना ही बोले, प्रिया को तो हर छोटी छोटी चीज परफेक्ट करनी चाहिए। ये वाक्य सुशीला के दिल में एक सुई की तरह चुभ गया। ये सिर्फ दाल के नमक की बात नहीं थी, इसमें एक नियंत्रण था, एक अपेक्षा का भारीपन था। प्रिया ने चुपचाप सबका प्लेट उठाया और रसोई में चली गई। सुशीला उठकर उसके पीछे जाना चाहती थीं, लेकिन सुमन देवी ने कहा, आप बैठिए सुशीला जी, प्रिया सब संभाल लेगी, आप मेहमान हो। उस रात सुशीला को नींद नहीं आ रही थी। गेस्ट रूम का बिस्तर आरामदायक था, लेकिन उनका दिल बैठा जा रहा था।
वो सोच रही थीं कि क्या उन्होंने अपनी बेटी को एक ऐसे घर में सौंप दिया था जहां उसकी कोई आवाज नहीं थी, जहां उससे हर वक्त परफेक्ट होने की उम्मीद की जाती थी। लगभग 1:30 का वक्त होगा। पूरा घर सो रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सुशीला करवटें बदल रही थीं। तभी अचानक एक आवाज आई, थप थप थप। यह आवाज बहुत हल्की थी, लगभग अदृश्य सी, लेकिन रात के सन्नाटे में वो साफ सुनाई दे रही थी। यह आवाज किचन से आ रही थी। कौन हो सकता है इतनी रात को? चोर तो नहीं? डर के मारे उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने चुपचाप बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला और बाहर झांका। कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन किचन की ओर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो धीरे धीरे पंजों के बल चलते हुए किचन की तरफ बढ़ीं। दरवाजा पूरा बंद नहीं था, एक छोटा सा गैप था। उन्होंने उस गैप से अंदर झांका, और जो नजारा उन्होंने देखा उससे उनकी सांसें रुक सी गईं। किचन की लाइट ऑफ थी, लेकिन फ्रिज का दरवाजा खुला था और उसकी रोशनी में वो सब कुछ दिख रहा था। प्रिया फर्श पर बैठी हुई थी, उसके हाथ में एक छुरी थी और सामने आलू और प्याज का एक ढेर। वो बेहद तेजी से, एक यंत्रवत गति से आलू छील रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो कहीं और हो। उसके गालों पर आंसुओं की धाराएं बह रही थीं, लेकिन वो रो नहीं रही थी। आंसू बस बह रहे थे, बिना किसी आवाज के। उसके हाथों में जगह जगह छिले हुए और कटे हुए निशान थे। थप थप थप। ये आवाज छीलने वाले छुरे की नहीं, बल्कि उसके आंसुओं के फर्श पर गिरने की थी। सुशीला का पूरा शरीर सुन्न हो गया। ये वो प्रिया नहीं थी जिसे वो जानती थीं। ये एक रोबोट था, एक जिंदा लाश थी जिसकी आत्मा मर चुकी थी। उनकी अपनी आत्मा कांप उठी। उन्होंने सोचा था कि शायद राहुल ज्यादा सख्त है, या शायद सास ससुर ताना मारते होंगे, लेकिन ये नजारा, ये किसी सामान्य तनाव या दुख से कहीं आगे की बात थी। ये टूट चुकी हुई आत्मा का चित्र था। वो अंदर दौड़कर जाना चाहती थीं, उसे अपने आंचल में छुपा लेना चाहती थीं, लेकिन कुछ उन्हें रोक रहा था। शायद ये जानने की इच्छा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, या शायद इस डर से कि अगर प्रिया ने उन्हें देख लिया तो और ज्यादा टूट जाएगी। तभी किचन का स्विच ऑन हो गया। तेज रोशनी में प्रिया की बदहाल सूरत और साफ नजर आने लगी। दरवाजे पर राहुल खड़ा था। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। ये सब क्या मतलब है प्रिया? राहुल की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। प्रिया ने डर के मारे सिर उठाया। सॉरी राहुल, कल सुबह तुम्हारे ऑफिस के लंच में अचार डालना था ना, और मुझे आलू के चिप्स भी बनाने हैं। मैं सो गई थी, इसलिए। तो इसका मतलब यह है कि तुम दिन भर आराम करके रात को ये सब करोगी? मेरी माँ ने कल सुबह दोस्तों को लंच पर बुलाया है। तुम्हें पता है ना कि उनके सामने कुछ भी कम परफेक्ट नहीं होना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरी शर्मिंदगी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं सब तैयार कर लूंगी। प्रिया की आवाज कांप रही थी। जल्दी करो, राहुल ने कहा और लाइट ऑफ करके चला गया। सुशीला वहीं दीवार से सटकर बैठ गईं। उनके लिए दुनिया रुक सी गई थी। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ नहीं था, ये इमोशनल ब्लैकमेल था, ये मानसिक प्रताड़ना की। उनकी बेटी, जिसे उन्होंने कभी एक डांट तक नहीं लगाई थी, आज एक मशीन की तरह इस्तेमाल की जा रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि प्रिया ने इस सब को अपनी नियति मान लिया था। वो लड़ नहीं रही थी, बस सह रही थी। सुबह होते ही सुशीला उठ बैठी। रात भर वो एक पल के लिए भी नहीं सो पाई थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन उनके अंदर एक आग जल रही थी। गुस्से की, अपराध बोध की और एक फैसले की आग। वे लिविंग रूम में आईं तो प्रिया नाश्ता तैयार कर रही थी। उसने एकदम ताजे कपड़े पहने थे, मेकअप किया हुआ था। उसके चेहरे पर फिर से वही नकली मुस्कुराहट थी, लेकिन अब सुशीला उस मुस्कुराहट के पीछे छिपे दर्द को पढ़ सकती थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, और जब उसने चाय का कप उठाया तो उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। गुड मॉर्निंग माँ, प्रिया ने चाय देते हुए कहा। कैसी रही रात? सुशीला ने चाय का कप लिया और सीधे प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा, बहुत बुरी रही बेटा। मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसने मेरी आत्मा को हिलाकर रख दिया। प्रिया का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो समझ गई। उसकी आंखों में अचानक डर भर गया।
माँ, मैं। वो कुछ बोल नहीं पाई। तभी राहुल अखबार लिए लिविंग रूम में आया। गुड मॉर्निंग माँ, चाय बनी क्या? सुशीला ने धीरे से चाय का कप टेबल पर रखा। उनकी आवाज़ में एक अलग ही दम था। हाँ, बनी है, लेकिन मैं तुमसे पहले प्रिया से बात करना चाहती हूँ, अकेले में। राहुल थोड़ा हैरान हुआ लेकिन मुस्कुराया। ज़रूर माँ, मैं बगीचे में हूँ। जैसे ही राहुल बाहर निकला, सुशीला ने प्रिया का हाथ थामा और उसे सोफे पर बैठा लिया। प्रिया, मैं कल रात किचन में थी। मैंने तुझे देखा, मैंने सब कुछ देखा। प्रिया ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। ये कोई नकली रोना नहीं था, बल्कि सालों से दबे हुए दर्द का फूट पड़ना था। माँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं तुम्हें और पापा को निराश नहीं करना चाहती थी। सब कहते थे कि ये एक परफेक्ट फैमिली है। बेटा, रो ले, सब बता दे मुझे। सुशीला ने उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे प्रिया ने सारी कहानी खोल दी। शादी के 6 महीने बाद ही राहुल का व्यवहार बदल गया था। उसने प्रिया को उसके माता पिता और दोस्तों से मिलने से रोकना शुरू कर दिया था। उस पर हर छोटी बड़ी चीज़ की जिम्मेदारी डाल दी, और अगर कुछ भी उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता तो वो चिल्लाता, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता। उसने कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन उसके शब्द और उपेक्षा ही इतनी कठोर थी कि प्रिया खुद को बेकार और अयोग्य समझने लगी थी। वो डर गई थी कि अगर उसने किसी को बताया तो लोग कहेंगे कि इतने अच्छे घर में रहकर भी तुम शिकायत कर रही हो। इसलिए उसने एक परफेक्ट बहू और बीवी का नाटक करना शुरू कर दिया था। सुशीला का दिल टूट रहा था। उन्होंने प्रिया के हाथों के छिले हुए निशानों को देखा और चूम लिया। तू किसी के लिए परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करेगी अब, समझी? तू मेरी बेटी है और तू पहले से ही परफेक्ट है। फिर सुशीला उठी। उनके चेहरे पर एक अडिग संकल्प था। उन्होंने राहुल को बगीचे से बुलाया। जब राहुल अंदर आया तो सुशीला ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, बैठो राहुल, हमें बात करनी है। राहुल ने हल्की सी झुंझलाहट दिखाई। क्या बात है माँ, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। ऑफिस तुम्हारे लिए इंतजार करेगा। सुशीला की आवाज में स्टील जैसी कठोरता थी। मैंने कल रात देखा कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। राहुल का चेहरा बदल गया। वो डिफेंसिव मोड में आ गया। क्या मतलब? मैंने क्या किया? मैंने उसे कभी हाथ तक नहीं उठाया। मैं उसे सब कुछ देता हूं। हाँ, तुम उसे सब कुछ देते हो, सिवाय इज्जत, प्यार और आज़ादी के। तुम उसे एक रोबोट समझते हो जो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हर जिद पूरी करे। तुम उस पर चिल्लाते हो, उसे मानसिक रूप से तोड़ते हो। यह शादी नहीं, एक जेल है। यह सब तुम्हारी बेटी की कल्पना है, राहुल ने कहा। वो संवेदनशील है। नहीं राहुल, सुशीला ने दबे पांव आए सुमन देवी और उनके पति की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये मेरी आंखों देखी है, और मुझे पता है कि तुम्हारे माता पिता को भी इसके बारे में पता है, लेकिन शायद उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। सुमन देवी ने शर्म से सिर झुका लिया। उनकी चुप्पी ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। सुशीला ने आगे कहा, मैं आज ही प्रिया को अपने साथ ले जा रही हूं। आप ऐसा नहीं कर सकती, ये उसका घर है, राहुल चिल्लाया। घर? सुशीला की आवाज भर आई। ये जगह कभी उसका घर नहीं बन पाई। एक घर वो होता है जहां आत्मा को सुकून मिले, ना कि आधी रात को आलू छीलकर अपनी आत्मा को मारना पड़े। उनकी आवाज दिन सुशीला ने प्रिया को अपने साथ ले लिया। शुरुआत में प्रिया डरी हुई और असहज थी। वो अभी भी सबके सामने परफेक्ट बनने की कोशिश करती, लेकिन धीरे धीरे अपने मायके की ममता और प्यार में वो फिर से जीवंत होने लगी। उसे थेरेपी की मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया, जहां उसने सीखा कि उसकी फीलिंग्स वैलिड हैं और उसे खुद को दोष देना बंद करना होगा। राहुल और उसके परिवार ने कई बार संपर्क किया, माफी मांगी और वापस बुलाया, लेकिन इस बार प्रिया मजबूत थी। उसने साफ कह दिया कि वो तभी वापस आएगी जब राहुल खुद थेरेपी लेगा और उनके रिश्ते में सम्मान और बराबरी की जगह होगी। ये एक लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन प्रिया ने अपनी शर्तें रखीं। कुछ महीनों बाद प्रिया ने एक छोटी सी बेकरी का काम शुरू किया। उसके हाथ, जो कभी डर और मजबूरी में आलू छीलते थे, अब प्यार और जुनून के साथ केक और कुकीज बनाते थे। उसकी मुस्कुराहट अब नकली नहीं, बल्कि असली थी। वो अब परफेक्ट नहीं, लेकिन खुश थी। प्रिया के मायके में लौटने के बाद का पहला महीना एक अजीब सी शांति से भरा था। वो एक तूफान से बचकर किसी शरण स्थली में पहुंची हुई नाव की तरह थी। सुरक्षित तो थी, लेकिन अभी भी हिली हुई थी। उसकी आदतें अब भी पुरानी थीं। सुबह जल्दी उठना,
चाय बनाने की जल्दबाजी, दूसरों की प्रतिक्रिया पर नजर रखना। लेकिन अब कोई उस पर चिल्लाता नहीं था, कोई उसकी चाय में चीनी की मात्रा पर टिप्पणी नहीं करता था। सुशीला ने धैर्य से काम लिया। वो प्रिया को बांटने के लिए कहती, उसके हाथों में चाय का प्याला थमाती और कहती, आराम से पी बेटा, ये तेरा अपना घर है, तू यहां आजाद है। एक दिन प्रिया के पिता ने उसे अपने साथ बाजार ले जाने का प्रस्ताव रखा। पुराने डर ने उसे घेर लिया। अब्बू, राहुल को, मतलब किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है? उसकी आवाज डरी हुई थी। उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द था। बेटी, तुझे अब किसी को ये बताने की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है कि तू कहाँ जा रही है। तू बस इतना बता दे कि तू जा रही है, बस। ये छोटा सा बाजार का सफर प्रिया के लिए आज़ादी की एक बड़ी उड़ान थी। वो जब चाहे, जहां चाहे रुक सकती थी। उसे किसी के सामने खुद को जस्टिफाई नहीं करना था। ये एहसास उसे हैरान कर देने वाला था। धीरे धीरे थेरेपी और परिवार के प्यार ने उसे मजबूत बनाया। उसने सीखा कि राहुल का व्यवहार उसकी गलती नहीं थी, ये उसकी अपनी हीनता और नियंत्रण की इच्छा थी। उसने ये भी सीखा कि गुस्सा होना ठीक है और ना कहना कोई अपराध नहीं है। इसी बीच राहुल का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। प्रिया के बिना घर सूना सूना लगता था। उसकी मां भी अब उसके व्यवहार पर खुलकर बोलने लगी थी। हमने यही सिखाया था राहुल, किसी इंसान को, वो भी तेरी अपनी पत्नी को, इस तरह तोड़ने के लिए? हम भी गुनाहगार हैं क्योंकि हमने चुप रहना चुना। एक दिन राहुल के ऑफिस में उसके एक सीनियर, जो एक मनोवैज्ञानिक भी थे, उसने उसे कॉफी पर बातचीत के लिए बुलाया। राहुल, तुम पिछले कुछ महीनों से ऑफ में लग रहे हो, कुछ बात है? राहुल ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन फिर शायद अपने दबाव में आकर उसने सब कुछ बता दिया। प्रिया का चला जाना, सुशीला मां का सामना, अपना अकेलापन। उस सीनियर ने गंभीरता से सुना और फिर कहा, राहुल, एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए तुमने मेहनत की। एक अच्छा इंसान और पति बनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। तुम्हारी वाइफ तुम्हारी सबॉर्डिनेट नहीं है, वो तुम्हारी पार्टनर है, और पार्टनरशिप में रिस्पेक्ट सबसे जरूरी चीज है। ये बात राहुल के दिल में उतर गई। उसने खुद थेरेपी शुरू करने का फैसला किया। ये एक लंबा और दर्दनाक सफर था, जहां उसे अपने अहंग, अपने डर और अपनी गलत धारणाओं का सामना करना पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने प्रिया को नियंत्रित करके असल में खुद के डर और असुरक्षा को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। 6 महीने बाद एक शाम प्रिया को राहुल का एक लंबा ईमेल मिला। ये उसकी माफी नहीं, बल्कि उसकी सेल्फ रिफ्लेक्शन की डायरी जैसा था। उसने लिखा कि कैसे उसने गलत किया, क्यों गलत किया, और अब वो क्या समझा है। उसने लिखा, तुम्हें वापस पाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं अभी उस लायक नहीं हूं, लेकिन तुम्हें खोकर मैंने सब कुछ पा लिया है। खुद को समझना। अगर कभी मौका मिले तो मैं सिर्फ एक बार सीधे माफी मांगना चाहूंगा। प्रिया ने ये ईमेल अपने थेरेपिस्ट और मां को दिखाया। सुशीला ने कहा, फैसला तेरा है बेटा, तू जो भी करेगी हम तेरे साथ हैं। प्रिया ने महीनों सोचा। अब वो डरी हुई, टूटी हुई लड़की नहीं रही थी। वो एक मजबूत महिला बन चुकी थी, जो अपने फैसले खुद ले सकती थी। उसने राहुल को जवाब दिया और एक न्यूट्रल जगह पर मिलने का प्रस्ताव रखा। मिलने का दिन आया। एक पार्क में, एक शांत कोने में। राहुल पहले से ही वहां मौजूद था। जब प्रिया आई तो राहुल ने देखा कि वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में शांति थी। वो किसी का इंतजार नहीं कर रही थी, वो खुद आई थी। तुम आ गई? राहुल ने कहा। उसकी आवाज में नम्रता थी। शुक्रिया, मिलने के लिए। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, हां, तुम्हारा ईमेल पढ़ा। राहुल ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में माफी मांगी। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने स्वीकार किया कि वो गलत था, और उसने प्रिया को जानबूझकर नहीं, लेकिन अपनी गलत सोच की वजह से दुख पहुंचाया। प्रिया ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, राहुल, मैं तुम्हें माफ करती हूं। राहुल हैरान रह गया। उसे लगा था कि प्रिया गुस्सा करेगी, उसे कोसेंगी। प्रिया ने आगे कहा, राहुल, मैं तुम्हें इसलिए माफ करती हूं क्योंकि इस गुस्से और नफरत का बोझ मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। माफ करके मैं खुद को आजाद कर रही हूं,
लेकिन राहुल, माफ करना दोबारा मौका देना जैसा नहीं है। हमारा रास्ता अलग अलग है। मैंने खुद को फिर से खोज लिया है और मैं उस प्रिया को फिर से नहीं खोना चाहती। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं बल्कि समझ के आंसू थे। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूं और मैं तुम्हारे इस सफर की कामना करता हूं। वहां से उठते हुए प्रिया ने कहा, और राहुल, खुश रहो, असल में खुश रहो। उस दिन प्रिया जब घर लौटी तो सुशीला ने दरवाजे पर उसका इंतजार किया हुआ था। बिना कुछ पूछे सुशीला ने देख लिया कि उनकी बेटी का चेहरा एक नई चमक से भरा हुआ था। वो बोझमुक्त थी। उसने अपने अतीत को स्वीकार किया था, उसे माफ किया था और उसे पीछे छोड़ आई थी। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, मां, अब मैं पूरी तरह से घर आ गई हूं। सुशीला ने उसे गले लगा लिया। ये गले लगाना सिर्फ एक मां और बेटी का नहीं था, बल्कि दो मजबूत महिलाओं का था, जिन्होंने अंधेरे से उजाले तक का सफर एक साथ तय किया था। याद रखें, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर दूसरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर और घावों से होती है। उस लड़ाई को जीतो, अपने आप को खोजो, अपने आप से प्यार करो और कभी भी अपनी इनर पीस की कीमत पर किसी रिश्ते को मत टिकाओ। आपकी खुशी सबसे कीमती है और वो आपके हाथों में है।